नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से। जैसा कि हम अभी लगातार उन स्टूडेंट्स के लिए या उन मरीज़ों के लिए जो रूमेटोलॉजी से अफेक्टेड है, या जो स्टूडेंट्स हमारे फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट में, उनके कोर्स में जो कि रूमेटोलॉजी पढ़ना है उनको, उसी में ये कड़ी हम उनके लिए सीरीज़ की चला रहे हैं, जिसमें हम पिछले 2 लेक्चर्स में इसके 2 फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं। पहली फॉर्म थी हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थी। दूसरी फॉर्म जो हमने पढ़ी इसी के अंतर्गत वो थी हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि ओल्ड एज में डीजनरेटिव प्रोसेस के थ्रू हमें देखने को मिलती है। इसी कड़ी में दोस्तों आज तीसरी जो फॉर्म है हमें आर्थराइटिस की, वो पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, उसके कॉजेटिव फैक्टर, उसकी इटियोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर। साथ साथ दोस्तों हम उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं इसी कड़ी में आगे की ओर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी गाउटी आर्थराइटिस। तो दोस्तों और मेरे साथियों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि हर कोई पेशेंट आपको हड्डियों का दर्द लेके आ रहा है तो वो एक ही तरह का हो सकता है। दोस्तों आप एज अ डॉक्टर इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि अगर कोई पेशेंट आपके पास लेके आ रहा है दर्द हड्डियों का, हो सकता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो सकता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो सकता है वो गाउटी आर्थराइटिस का हो। सबसे पहले हमें उसकी मेडिसिन निकालने की कोशिश नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले हमें उसका डिजीज डायग्नोज कर लेनी है अच्छे से। उसी के बेस पे, उसी के सिम्टम के आधार पे हमें उसकी पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है वो ढूंढने की कोशिश करनी है। और साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो स्पेसिफिक होती हैं पर्टिकुलर डिसीज़ की, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसकी ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। ठीक से आप समझते जाएंगे तो आपको चीज़ें और इजीली समझ में आएंगी। किस चीज़ से ये हो रही है? इससे पहले की 2 आर्थराइटिस थी, एक में तो डिजेनरेटिव प्रोसेस थी और सबसे पहले वाली में थी ऑटो एंटीबॉडी का बनना। तो दोस्तों यहाँ ना डिजेनरेशन प्रोसेस है, ना ही ऑटो एंटीबॉडी बन रही है। तो फिर यहाँ हो क्या रहा है? क्यों हमारे जॉइंट्स यहाँ अफेक्टेड हो गए? दोस्तों उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव मात्रा में एक्युमुलेशन हो गया है यूरिक एसिड का। जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेशन हो गया। तो उसका होगा क्या फिर? उसके क्रिस्टल जो है यूरिक एसिड के, वो इस तरीके से जाके हमारे जॉइंट्स पे जमा हो जाएंगे। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है उनका एक्युमुलेशन हो जाएगा और वो जमा हो जाएंगे हमारे जॉइंट्स पे। यहाँ जब ये जमा हो जाएंगे, एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो इन्हीं के खिलाफ एक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस किया जाता है और उसी के बदौलत, उसी के रिजल्ट्स में हमें पेन फील होता है। ठीक दोस्तों, तो ये कॉज क्या है इसका? एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जबकि पहली कॉज था ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है। दूसरा जो टाइप पढ़े थे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें कोई यूरिक एसिड का रोल नहीं था, कोई ऑटो एंटीबॉडी का रोल नहीं था। वहां रोल था सिर्फ हमारा फ्रिक्शन, जो कि कार्टिलेज घिस गए थे ड्यू टू ओल्ड एज। अब जैसे हमने पिछली 2 टाइप की ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिस्क फैक्टर पढ़े, वैसे ही हमें यहाँ भी पढ़ना है। यहाँ रिस्क फैक्टर देखिए, पहला ही हमने एल्कोहल कंजप्शन। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा वर्ड चेंज करूं तो एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन यहाँ लिखना ठीक होगा। साथ साथ ओबेसिटी, ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो काफी हद तक इस तरह की आर्थराइटिस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तीसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी आप लगभग हर डिसीज में आके ये अपना रोल प्ले करती है। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आजकल के दौर में, जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है, पेशेंट समझ ही नहीं रहा है, या वो जानता ही नहीं है या फिर वो जानना चाहता ही नहीं है कि जो लगातार डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या हार्ट या किडनी जो डिसीज की वो दवाइयाँ खाए चले जा रहा है महीनों सालों,
उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी बॉडी पर होते हैं। ना ही ये मरीज समझने को तैयार है, ना ही वो डॉक्टर जो सालों साल उस मरीज को डायबिटीज की, किडनी की, हार्ट की दवाएं खिलाए चले जा रहे हैं। चूंकि आज के ज़माने में मैक्सिमम डॉक्टर्स सिर्फ व्यवसायी हो गए हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरीज का जेंटल परमानेंट क्योर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी पे हमारी मेडिसिन से कोई बैड इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, उसे कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से। वो सिर्फ लगातार अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगे हुए हैं। और मरीज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में उसको इतना वक्त मिल नहीं पा रहा है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच सके। बस वो तो टैबलेट खाई डायबिटीज़ की, हार्ट की, और अपने काम पे चल देता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में कॉमन है, हर घर में आपको मिल जाएंगे डायबिटीज़ की, थायराइड की, हार्ट की, किडनी की। जो लोग लंबे समय से दवा खाए चले जा रहे हैं उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, बाहर नहीं निकल पाता उस केस में भी। तीसरा है ऐसी मेडिसिन, फॉर एग्जांपल डाययूरेटिक, लो डोज एस्पिरिन, ये तो लोग खा ही रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर मिल रही है तो वहाँ भी आपको नोट डाउन करना है। रिसेंट सर्जरी या ट्रोमा हुआ हो। अगर एज की बात करें तो ये जो पिछली दो पढ़ी वहाँ तो अटके हैं। मेन में कॉमन है, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस जो थी वो फीमेल में कॉमन थी मेल की तुलना में। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो ओल्ड एज में कॉमन थी, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं गाउटी आर्थराइटिस वो जनरली मेल में कॉमन है, स्पेशली 30 से 50 वर्ष की उम्र के बीच। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम जाके देखते हैं रिस्क फैक्टर के बाद जो हमारी कड़ी आती है वो कड़ी आती है हमारी इटियोलॉजिकल फैक्टर की। इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं गाउटी आर्थराइटिस, तो यहाँ पे हमने इटियोलॉजी को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। दोस्तों इटियोलॉजी समझने के लिए इसको हमने कैटेगराइज किया है दो पार्ट में। एक पहला है हमारा प्राइमरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी का जो रेशियो है बहुत बड़ा है, देखिएगा, यानी 90% केस में तो आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो यूरिक एसिड है वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो क्यों रहा है और एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको प्यूरिन जो मेटाबॉलिज्म है उसको समझना पड़ेगा। अगर ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी में जो इंक्रीज प्रोडक्शन है यूरिक एसिड का बढ़ जाएगा। तो दोस्तों प्यूरिन करता क्या है, कैसे रोल प्ले करता है, इसके लिए आपको सेपरेट लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म समझ में आएगी। अभी तो आप ये समझिए कि अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बाय बर्थ डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी में बगैर किसी अदर कारण के बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, और वो जमा हो जाएगा जॉइंट्स पे और आपको एक टाइप की आर्थराइटिस प्रोड्यूस कर देगा। 90% केस में आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरा 10% जो सेकेंडरी होते हैं वहां पे अलग पैथोलॉजी है। फॉर एग्जांपल रीनल इंसफिशियंसी, यानी यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, हमारी किडनी। किसी केस में अगर किडनी अफेक्टेड है, डिजीज है, और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, तो भी हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें बाहर निकलनी चाहिए थी वो जमा होने लग जाएंगी। उन्हीं में से एक है यूरिक एसिड। तीसरा है डाययूरेटिक थेरेपी, और चौथा है मल्टीपल मायोलेमा या कार्सिनोमा। ये जो 3 या 4 फैक्टर हमने यहाँ देखे हैं सेकेंडरी गाउट्स में, उन पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। मैक्सिमम केस में आपको ये देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नए नए प्रैक्टिशनर अभी हैं वो ऐसी गलती ना करें, किसी मरीज को जॉइंट्स में देखते ही सीधा मेडिसिन देने की कोशिश ना करें। उसको सबसे पहले आप डायग्नोज करें, डिजीज डायग्नोज करें, कोशिश करें सिम्टम के बेस पर डायग्नोज करने की। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसकी रिपोर्ट्स करें। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कौन सी डिसीज है उसके पहले आप मेडिसिन देने की कोशिश न करें, जिससे आप ठीक करें तो पेपर वर्क आपका अच्छा हो और मरीज को भी आप समझा पाए और खुद भी समझ पाए कि मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह की गाउट्स हमें मिल रही है, सारे सिम्टम आपने देख लिए, कॉजेटिव फैक्टर आपने देख लिए और इटियोलॉजिकल फैक्टर आपने देख लिए, फिर नेक्स्ट टास्क होता है हमारा कि अब इस तरह की डिसऑर्डर में हम रिपोर्ट्स क्या करें। जैसे आपने फर्स्ट टाइप में कराया था अरे फैक्टर, सेकेंड टाइप में तो एक्सरे से काम चल रहा था, थर्ड टाइप जो है आर्थराइटिस का उसमें आपको फोकस देना है। चूंकि ये गाउटी है, इसमें सीरम यूरिक एसिड को आपको डायग्नोज करना है। साइनोवियल फ्लूइड का एग्जाम करा सकते हैं आप, एक्सरे तो आप करा ही लेंगे जो कॉमन है।
तो यहाँ पे यूरिक एसिड को आपको सेंटर में रखना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इस तरह के डिसऑर्डर में? रिकरेंट गाउट है तो किडनी स्टोन, चूंकि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो जो जमा होते 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 कहीं तो कलेक्ट होगा, तो किडनी स्टोन हो सकते हैं, हाइपरटेंशन मिल सकता है साथ में, डायबिटीज मिल सकती है साथ में। तो ये इस तरह की आर्थराइटिस के साथ साथ ऐसे कॉम्प्लिकेशन कॉमनली देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि अब इस तरह का जो पेशेंट है उसके लिए हम क्या बोलें, कौन से प्रिवेंशन की उसको बोलें, कौन से उसे बोलें कि भाई आपको क्या ध्यान रखना है। तो उससे बोलिएगा प्रॉपर फ्लूइड लेते रहें, अगर वो अल्कोहल लेता है तो अवॉइड करें उसको जितना हो सकता है, ठीक। प्रोटीन, लो फैट डाइट, डेयरी प्रोडक्ट लें, दो फैट, क्योंकि इनके भी एंड प्रोडक्ट हमारा यूरिक एसिड ही है। लिमिट में इनटेक करें मीट को, चूंकि इनका भी प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो भी यूरिक एसिड ही है ना। फिश है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, ये लो अमाउंट में लेना है इनको। मेंटेन करें अगर वो ओबेस है तो बॉडी वेट को। अगर यहाँ बात करें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तो उनके पास ले दवा के सिर्फ वही बचता है NSAID, ठीक, या कुछ ऐसे एजेंट्स देंगे वो आप जो अननेसेसरी या अननेचुरली यूरिक एसिड को बाहर तो निकाल देंगे, बट जो उसका लिंक है, जो उसकी प्रोसेस है, जो उसकी बढ़ने की तरीका है, उसको नहीं तोड़ पाएंगे वो। हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देंगे वो। बट होम्योपैथी का यहाँ रोल क्या है, वो आपकी मेन जड़ जहां से ये चीज डिस्टर्ब हो रही है उस पर फोकस करती है, ठीक। तो आपको, अगर आप होम्योपैथ हैं या इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं और आप इच्छा रखते हैं होम्योपैथ दवाई लेने की, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर लेक्चर में आपको यही बात बोलता हूँ, कोशिश ये कीजिएगा कि आप पहले वेल सिलेक्टेड रेमेडी चूज कर सकें पर्टिकुलर पर्सन को, तभी आप होम्योपैथ ठीक कर सकते हैं। फिर भी कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए स्पेसिफिक होती हैं या क्लिनिकल रेमेडी मानी गई हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं और उनको अच्छे समझ के आप, अगर आप बेहतर रेमेडी नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पकड़ पा रहे हैं या आपको नहीं केस में मिल पा रहा है प्रेजेंट में, तो आप कम से कम वो रेमेडी तो दे ही सकते हैं जो उस डिसीज की पर्टिकुलर रेमेडी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, बेंजोइक एसिड काफ़ी हद तक सिमिलर होती है गाउटी आर्थराइटिस के लिए। यहाँ पूरी रेमेडी तो हम नहीं पढ़ने वाले, आप लोगों से गुजारिश यही है, स्टूडेंट्स अगर हैं प्रैक्टिशनर तो कोशिश करें पूरी की पूरी रेमेडी को अच्छे से पढ़ने की, बट मैं यहाँ कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आप उस रेमेडी को समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ बिग टो टीयरिंग स्टिचिंग पेन तो है ही, साथ साथ रूमेटिक और गाउटी आर्थराइटिस से मिलने वाली है, स्वेलिंग मिलने वाला, एकदम से लंगड़ा जैसा पैर हो जाएगा उसका, चल नहीं पाएगा वो। इन सिम्टम के साथ साथ उसको हाईली कलर्ड ऑफेंसिव यूरिन मिल सकते हैं जो बाकी रेमेडियों से इसको अलग बनाएगी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। तो आपको अगर बेंजोइक एसिड देखनी है तो रूमेटिज्म जो सिम्टम है उसके साथ साथ उसको यूरिन के सिम्टम भी मिलने वाले हैं। दूसरी रेमेडी को जो हम देखते हैं, बर्वेरिस वल्गैरिस, जनरली मोस्ट रूटीन प्रैक्टिस में जो हमारे होम्योपैथ हैं, ये जो बिगनर्स होम्योपैथ हैं, वो वल्वेरिस वल्गैरिस का इस्तेमाल सिर्फ किडनी स्टोन के लिए ही करते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, गाउट के लिए भी मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार यूज़ किए, कई लोगों को यूज़ करते देखा भी है। इंडिकेट कब है ये देखिएगा, वर्स फ्रॉम मोशन, पेन रेडिएट फ्रॉम अफेक्टेड पार्ट और मूव टू डिफरेंट पार्ट, तो यहाँ पे मूविलिटी बहुत मिलेगी आपको। साथ साथ रोमेटिक सिम्टम के साथ साथ इसको स्टोन की टेंडेंसी भी मिल रही है। अगर ऐसा पेशेंट कोई मिल रहा है जहाँ पे जॉइंट्स पेन भी है और उसको टेंडेंसी भी है स्टोन फॉर्मेशन की, तो वर्वेरिस वल्गैरिस उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। मूवेल पेन है, टेंडेंसी तो उसको है ही, और यहाँ अगर आपको स्टोन फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी मिल रही है तो उसके लिए आप वर्वेरिस वल्गैरिस सोच सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी है अर्टिका यूरांस, रूमेटिक सिम्टम के साथ साथ यहाँ पे उसको स्किन सिम्टम भी साथ में अगर मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको अर्टिकेरिया है, ठीक, तो आप ऐसे केस में यूरिक एसिड का अर्टिका यूरांस जो रेमेडी है हमारी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी जो यूरिक एसिड है उसको निकालने में हेल्प तो करती है, प्लस जो उसको स्किन सिम्टम है उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है।
फिर यहाँ पे बर्ड कंप्लेंट कहाँ रही है, एक्सपोजर टू कोल्ड, मॉइस्ट ईयर, वाटर, टच। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ यूरिक एसिड टेंडेंसी तो है ही, प्लस स्किन सिम्टम आपको साथ में, तो आप अर्टिका यूरेंस के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी दोस्तों कॉल्चिकम। कॉल्चिकम अगर आपको केस ऐसा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल गाउट की टेंडेंसी तो है ही वहां पे, और इतना ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है जो जहां अफेक्टेड है वो टच नहीं करने दे रहा, मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। जॉइंट्स को आप देखेंगे तो रेड है, हॉट है, स्वेलन है। स्पेशली कंप्लेंट बढ़ रहे हैं यहाँ पे नाइट में और इवनिंग में, और स्पेशली कोल्ड वेदर में, चेंज वेदर में। साथ साथ पेशेंट एक पर्टिकुलर सिम्टम भी बताता है, इंटरनेट कोल्डनेस। तो कॉल्चिकम में अगर आपको रूमेटिज्म सिम्टम तो मिल ही रहे हैं, साथ में कुछ स्पेसिफिक मॉडलिटी मिल रही है, वेदर चेंज में आपको एग्रेवेशन देखने को मिल रहा है, इंटरनल कोल्ड फील कर रहा है वो, इवनिंग और नाइट में उसको स्पेशली एग्रेवेशन है, तो आप कॉल्चिकम के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी दोस्तों हमारी लीडमपाल। लीडमपाल के बारे में हम खास बात सुनते हैं, स्पेशली दी स्मॉल जॉइंट्स, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स। और यहाँ उल्टा है, कोल्ड और आईसी कोल्ड एप्लीकेशन रिलीव दी पेन एंड स्वेलिंग, जबकि हम जनरल जो रूमेटिक के मेडिसिन पढ़ते हैं वहां पे इन चीजों से एग्रावेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों कोशिश करें जो भी पेशेंट आपके साथ में आया है उसको अच्छे से आप डायग्नोज करें और उसके सिम्टम प्लस मेडिसिन को मैच करने की कोशिश करें। जो भी सिलेक्टेड मेडिसिन आ रही है उसको आप देख के उसके साथ न्याय करें। नेक्स्ट हमारी रेमेडी है, और लाइकोपोडिन पे बात कर चुके हैं, रोडेंड्रोन। बड़ी अच्छी रेमेडी रोडेंड्रोन, काफी बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में यूज की है। रोडेंड्रोन का खास फीचर जो है, स्ट्रोम, बिफोर दी स्ट्रोम से पहले इन कंप्लेंट्स की एग्रेवेट होने वाली है, स्पेशली राइट साइड में ये यूजफुल रेमेडी है। मॉर्निंग और उठने से पहले जो जकड़न सी है वहां इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम मिल रहा है रूमेटिज्म का जहाँ पे स्पेशली मॉर्निंग एग्रेवेशन है, राइट साइड स्पेशली अफेक्टेड है, तो आप रोडेंड्रोन के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों कोशिश करिएगा अपने पेशेंट को अच्छे से डायग्नोज करने की, मेडिसिन चूज करने की। तो आज हमने देखी गाउटी आर्थराइटिस के बारे में। 3 आर्थराइटिस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी आर्थराइटिस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको हमारे लेक्चर से कुछ भी हेल्प मिलती है, अगर आपको लेक्चर हमारा यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं आपको नया लेक्चर डालूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर स्टूडेंट्स को या प्रैक्टिशनर को मेरे इस लेक्चर से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।